हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जर्मनी और इटली का निर्माण। तो इसको शुरू करने से पहले टॉपिक को हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, क्या क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने। फ्लैशबैक में चलते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत हमने जब की थी तो हमने टॉपिक शुरू किया था राष्ट्रवाद को समझते, कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद पनपा कहाँ से उदय हुआ उसका, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सो राष्ट्रवाद की जो शुरुआत मानी जाती है बेटा, वो मानी जाती है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना। सो फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। वहाँ से जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो दूसरे देशों में पहुँची थी, वो सब पढ़ा था हम लोगों ने। और उसके बाद हमने एक मध्यम वर्गीय निकल के आते हैं, एक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कुलीन वर्ग होता है, एक श्रमिक वर्ग होता है, उसके बीच में से एक मध्यम वर्ग निकल के आए थे जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित वर्ग थे, जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा तेज़ी से फैलाया। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जर्मनी और इटली का एक उदाहरण लेके समझते हैं यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना कैसे फैली, क्या इनमें कुछ अलग था या फिर वही चीज़ें जो हमने पूरे यूरोप के लिए पढ़ी थी, यहाँ पे भी वही हुआ था। अच्छा, यहाँ पे जो होता है बेटा, जर्मनी और इटली क्या होते हैं, बटे हुए थे। हमने पढ़ा था पीछे जब वियना की संधि होती है, उस संधि में जो सारे मेजर कंट्री, बड़े बड़े देश होते हैं, बड़े बड़े यूरोपीय देश, कौन से, मैंने आपको एक ट्रिक से समझाया था, PRAB समझाया था ना। प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों जो देश थे, इन्होंने जो छोटी छोटी सी कंट्रीज़ होती थी, जो जिनमें उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, वहाँ पे उनको क्या करती थी, आपस में बांट लेती थी, क्योंकि इनका एक एम्पायर होता था, राजा महाराजा होते थे, वो आपस में इनकी कंट्री के छोटे से। इटली था, सो इटली में बेटा भी हम लोग पढ़ेंगे जब इटली के बारे में, वो इटली डिवाइडेड था, उसको बांट के रखा हुआ था। तो ये सारी कंट्रीज जब बांट लेती थी, तो अब इन लोग कंट्री के सामने क्या था, जर्मनी हुई, इटली हुई, इनके सामने एक चैलेंज ये भी था कि इनको पहले अपने आप को यूनिफाई करना है, एकीकरण की प्रक्रिया करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमको आज़ादी चाहिए, हमको आज़ाद होकर अपना खुद का एक राज्य चाहिए, ये सारी चीज़ थी वहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ और अलग थी। क्या अलग थी वो हम लोग समझते हैं अभी, कि जर्मनी में क्या था। जर्मनी का पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। मतलब जो अभी तक चल रहा था कि राष्ट्रवाद की भावना है तो वहाँ पे क्रांति करेंगे लोग, जनतंत्र जैसी भावनाएं वहाँ पे फैलेंगी, ये सारी चीज़ें थी। अब क्या होता है बेटा 1848 के बाद, क्योंकि 1848 तक की कहानी तो हम लोगों ने पढ़ ली, क्या होता है, कितनी क्रांतियाँ होती हैं, सारी चीज़ें पढ़ी। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है देन मेक श्योर आप लोग पीछे के वीडियोज़ देखिए, तो आपको एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादी, देखिए यहाँ पे रूढ़िवादी जो है वो अब राष्ट्रीयवादी भावनाओं का विकास कर रहे हैं। रूढ़िवादी हमने क्या पढ़ा था, रूढ़िवादी जो होते हैं परंपरागत जो भी संस्थाएं चली आ रही होती हैं उनको सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि परंपरागत जो पूरी चर्च वर्च का सिस्टम था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रूढ़िवादी के बारे में, उसको वो बढ़ावा देते हैं। अब क्या हो रहा है 1848 के बाद, जो रूढ़िवादी हैं वो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए वो राष्ट्रवादी भावनाओं का सहारा वो खुद ले रहे हैं। वो खुद चाह रहे हैं कि हमारे देश में राष्ट्रवाद जैसी भावना है, लोग आपस में मिले और लोग आपस में मिलके, देखिए बेटा, कि यूनाइट होंगे, लोग आपस में मिलके एक हो जाएंगे तो वो देश तो उनका मजबूत हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देश मजबूत हो जाएगा उनका, तो वो पूरे यूरोप में तो उनकी छोटी सी कंट्री है, देश है, पूरे यूरोप में उनका एक राजनीतिक प्रभुत्व हो सकता है, वो एक बड़ी कंट्री निकल के आ सकते हैं। इसीलिए जो रूढ़िवादी थे, जो राजा महाराजा थे, वो अब खुद चाह रहे थे कि राष्ट्रवाद जैसी भावना अब फैले। ऐसा हम किस में देख सकते हैं, ये जो उदाहरण पढ़ा हम लोगों ने, ये हम जर्मनी और इटली के जो एकीकरण वाली प्रक्रिया थी, इसमें इसी तरह से रूढ़िवादियों की सहायता से ये राष्ट्र राज्य बने, ठीक है। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्ति। कहाँ पढ़ा हम लोगों ने भी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 1848 में क्या होता है, जर्मनी में पहली बार वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जर्मन जो महासंघ होते हैं, 39 जर्मन महासंघ, उनको मिलाकर उसके जर्मनी को एकीकरण करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या क्या किया था, राष्ट्र राज्य बनाने की कोशिश की थी, और उसके साथ ही उन्होंने एक सभा बनाई थी ना, राष्ट्रीय सभा बनाई थी। तो वो सभा बना के वो लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जर्मनी को यूनाइट कर दिया जाए, एकीकरण कर दिया जाए। और वहाँ के जो राजा होते हैं, प्रुशा के जो राजा थे, उनको जाके बोला था कि हाँ ठीक है, अब आप ये उनको राजा बनाते हैं और कहते हैं कि आप सारी जो भी संविधान है, संविधान के अंदर अब आप आ जाएंगे। मतलब अब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने की बात करते हैं, लेकिन जो राजा होते हैं वो इस बात से मना कर देते हैं, जिससे वहां पे जो एक तरह से उन्होंने कोशिश करी थी 1848 में कि जर्मन महासंघ को बनाने की, वो उनकी कोशिश पूरी तरह से फेल हो जाती है।
उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात जो ये राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व है वो कौन ले लेता है, वो जो प्रशा होते हैं, प्रशा जो है, हमने पढ़ा था ना कि प्रशा साम्राज्य था, तो प्रशा साम्राज्य के अंदर में ही तो जर्मनी थी, तो वहाँ की जो प्रशा थे, प्रशा के राजा खुद इसको अब कहते हैं कि हम जर्मनी को एक करेंगे, वो खुद बोलते हैं। उनके एक प्रमुख मंत्री होते हैं ऑटो वन बिस्मार्क। देखिए बहुत ही मेजर पर्सनालिटी है, ये नाम याद रखिएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क क्या है, इनको ये जो जर्मनी को मिला के एक किया गया, इस प्रक्रिया का इनको जनक बोलते हैं, मतलब इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। देखिए यहाँ पे तो एक छोटी सी कहानी दी गई है, हमको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट अगर हम एक्सप्लेन अच्छे से समझेंगे तो हम समझेंगे कि जब ओटो वन बिस्मार्क थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें की ताकि वो जर्मनी को किसी तरह से, हर तरह से उन्होंने कोशिश करी थी। वैसे ही कोशिश जैसे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में हमारे वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कोशिश करी थी कि इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे राजा महाराजा वाले स्टेट थे, जब ब्रिटिशर्स चले गए थे तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा था इंडिया में, भारत में उन्होंने मिलाया था। इसलिए भारत का बिस्मार्क किसको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। सो ऑटो वन बिस्मार्क की बात हो गई। सो अब तो क्लियर हो गया कि बिस्मार्क कहाँ के थे। सो बिस्मार्क बेटा जर्मनी के होते हैं। सो जिन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली, तो उन्होंने अपनी प्रक्रिया में जो वहाँ की सेना थी, नौकरशाही थी, उनकी मदद ली। तो अब क्या होता है इसमें, 7 वर्ष तक लड़ाई चलती है, 7 वर्ष तक लड़ाई करती है कौन, ऐसा नहीं था कि वो लगातार 7 वर्ष तक लड़ाई ही करती रहती है, मतलब 7 वर्ष के दौरान बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जर्मनी ने, जिसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई हैं। कौन कौन सी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, 3 लड़ाइयाँ होती, सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें प्रशा की जीत होती है। मतलब प्रशा के जो भी पार्ट जर्मनी के जो भी पार्ट इन तीनों कंट्रीज़ के पास थे, इन तीनों देशों के पास थे, प्रशा क्या होती है, उनसे वो सारे पार्ट जीत लेती है और एकीकरण की प्रक्रिया जो होती है पूरी होती है। और जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह होता है जिसमें जो प्रशा के राजा होते हैं विलियम प्रथम, राजा का नाम याद रखिएगा, विलियम प्रथम, इनको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो उसी सीन को यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया गया है, वो सीन कैसा होता है उस सीन को समझाया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्य के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों, देखिए कौन कौन शामिल हुआ था, राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों एंड प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक वर्साय के एक महल के बेहद ठंडे शीश महल, हॉल्स ऑफ मिरर्स बोला जाता है। कौन सा हॉल था, हॉल ऑफ मिरर्स, वहाँ पे ये बैठक होती है और उस सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। मतलब अब विलियम प्रथम जो होंगे वो नया, ये जो साम्राज्य बन रहा है ना, इसके विलियम प्रथम उसके राजा होंगे। ठीक है, तो जर्मनी में जो प्रक्रिया हुई, नया राष्ट्र तो बन के आ गया, तो जर्मनी भाई नया राष्ट्र बन के आएगा तो नई नई चीज़ें करेंगे ना, तो नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया, क्योंकि अब नई जर्मनी बन के आई है तो वो सोचेंगे कि हाँ जो यूरोप की दूसरी देश हैं उनसे हमको कंपटीशन करना है, तो कंपटीशन करना है तो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे ये जो देश थे वो अब ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, पुराने से नए में निकल रहे थे, टेक्नोलॉजी, तकनीक इतनी बढ़ गई थी, तो तकनीक बढ़ रही थी, तो नया राज्य निकल के आए तो ये भी तकनीक का इस्तेमाल करेगा, तो आधुनिकीकरण पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया जो भी जर्मनी बन के आई। तो यहाँ पे हमने जर्मनी को एक कर दिया। चलिए अब इटली को करते हैं, इटली की बात करते हैं। तो जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली जो था बहुत सारे उसको, मतलब जैसे इटली था, अभी हम लोग फिगर से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैप दिया होगा इटली का, देखिए ये देखिए इटली का मैप दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो इटली बेटा, इटली को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, मतलब इटली में किसी दूसरे पार्ट में किसी राजा का शासन है, किसी दूसरे पार्ट में किसी का। सो अगर हम एक ओवरऑल समझें तो ये एक पार्ट था, ठीक है। यहाँ पे इटली के लोकल जो रूलर थे वो ही इटालियन रूलर जो थे, इटालियन शासक थे, वो रूल करते थे। इसको बोलते हैं सिडेनिया पिडमोंट, सिडेनिया पिडमोंट। देखिए ये तो एक तरह से महाद्वीप है, महाद्वीप है मतलब द्वीप है, सॉरी द्वीप है, क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी है ना इसके, तो द्वीप थे। और यहाँ पे देखिए ये अराउंड ये, और यहाँ पे ये था रीजन। तो यहाँ पे जो ये ऊपर का है उत्तरी इटली, उत्तरी इटली में ऑस्ट्रियन जो एम्पायर था, ऑस्ट्रिया प्रूशिया एम्पायर था,
यस यहाँ पे सॉरी हंगरी ऑस्ट्रिया, यस हंगरी ऑस्ट्रिया एम्पायर था, यहाँ पे हैब्सबर्ग साम्राज्य का रूल चलता था। बीच का जो था, बीच में पोप राज्य होते थे। पोप कौन होते थे बेटा? पोप जो होते मेनली क्रिश्चियन होते थे, ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, क्रिश्चियनिटी के जो हेड होते थे वो होते थे। और यहाँ साउथ में देखिए ये दोनों सिलिसियों का राजतंत्र, ये देखिए दिया हुआ है पर्पल कलर से जो दिया हुआ है, देख रहे हैं सिलिशिया वाला पार्ट। सो यहाँ पे ये दक्षिणी जो पार्ट था, यहाँ पे बूर्बो राजा थे, उनका शासन चलता था। बूर्बो राजा यहाँ पे जो फ्रांस के बूर्बो राजा थे उनको मत समझ लीजिएगा, ये स्पेन के थे बेटा, ये स्पेन के जो स्पेन में जो बूर्बो डायनेस्टी चलती थी, बूर्बो वंश चलता था, वहाँ के राजा यहाँ पे शासन करते थे। ठीक है, सो हमने देख लिया कैसे इटली को उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली और मध्य क्षेत्र है, कैसे यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। बस इटली के जो लोकल रूलर थे, जो पहले के थे वंशानुगत रूलर, वो बस यहाँ पे सिडेनिया पिडमोंट वाले रीजन में ही शासन कर रहे हैं। ठीक है, सो इतना हमने मैप से समझ लिया। अब हम समझते हैं आगे की कहानी, कैसे ये सारे पार्ट मिलके एक बनते हैं। सो यहाँ पे देखिए, इटली अनेक वंशानुगत तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल सर्डिनिया पिडमोंट जो था उसी में ही इतालवी राज घिराने का शासन था। जो मैंने किनारे दिखाया था, किनारे वाला जो हिस्सा था, जो 2 द्वीप थे, मैंने बताया था कि यहाँ पे लोकल रूलर्स इटली के रूल करते थे, बस एक ही पार्ट में रूल करते थे, बाकी जो भाग था वो दूसरे साम्राज्य के अधीन था। जैसे यहाँ पे देखिए, उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था, मध्य इलाके पर पोप का शासन था, और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बूर्बो राजाओं के अधीन था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से इटली को कंट्रोल करके रखा गया था। यहाँ पे जो इतालवी भाषा थी, जो उनकी भाषा थी, जो यहाँ के लोग, क्योंकि भाई देखिए कंट्रोल तो आपने दूसरे साम्राज्य ने आके कर लिया, बट लोग तो नहीं बदल जाएंगे ना, लोग तो वही रहेंगे, लोग तो इटालियन जो थे, इतालवी लोग थे, वही लोग रहेंगे। लेकिन यहाँ पे इतालवी भाषा की अगर हम बात करें, इतालवी भाषा की बात करें, तो ये सारे लोग एक ही तरह की इतालवी भाषा नहीं बोलते थे। इनकी भी इतालवी भाषा भी बहुत ही अलग अलग थी। जितने क्षेत्र थे उतने ही उसके स्थानीय रूप थे उस भाषा के, क्योंकि भाषा आपको पता है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, बस उस हिंदी के भी बहुत सारे रूप है ना, उसी तरह इतालवी भाषा जो थी, पूरे द्वीप में इतालवी भाषा के भी बहुत सारे रूप थे। अब हम देखते हैं इटली को कैसे एक तरह से यूनिफाइड किया गया, एकीकरण किया गया। 1830 के दशक में, याद करिए जिसेप्पी मैत्सनी के बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने कोशिश की थी कि कैसे, वो एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने कोशिश की थी कैसे इटली को एक गणराज्य बनाया जाए, एकीकृत किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक यंग इटली नामक एक आप बोल सकते हो गुप्त संगठन भी स्थापित किया था। उसके बाद वहाँ पे लोग उससे आके जुड़े भी थे, कोशिश भी की थी, लेकिन इस तरह से असफल हो गया था 1831 में और 1848 में जो भी विद्रोह वगैरह हुए वो असफल हो गए थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो असफल हो गया। अब जो जिम्मेदारी थी वो सर्डिनिया पिडमोंट के जो शासक थे, कौन थे शासक? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए बेटा, शासक है मतलब राजा है तो क्या बोला जाएगा, क्योंकि उनको वो रूढ़िवादी है, वो रूढ़िवादी मतलब राजा महाराजा वाली परंपरा वो चाहते हैं, यही तो बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैसे जर्मनी में और इटली में रूढ़िवादी मिलकर किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा याद करिएगा, जर्मनी के राजा कौन थे? विलियम प्रथम। इटली के राजा कौन है? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। राजा का नाम याद रखिएगा, क्योंकि राजा ही बाद में चल के उसको एकीकरण करके राजा ही उसका वो जो हेड बनते हैं। ठीक है, चलिए विक्टर इमैनुअल द्वितीय, अब उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई भाई कि चलिए इटली को हमें यूनिफाइड करना है। ठीक है, तो अब कैसे यूनिफाइड करते हैं हम? देखिए ये क्यों चाहते थे, पहले रीज़न समझते हैं। ये इसलिए चाहते थे कि उनको लगता था कि जो एकीकृत इटली होगी वो आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करेगी। मतलब वही वाला रीज़न सेम जो मैंने बताया कि जो राजनीतिक प्रभुत्व है, मतलब अगर एक देश है, देश यूनिफाइड हो जाएगा, देश एकीकरण हो जाएगा, यहाँ के लोग अपने आप को एक देश का समझेंगे, तो वो देश तो मजबूत होगा। और अगर वो देश ही अपने आप में अंदर से मजबूत हो जाएगा तो वो बाहर की पूरी यूरोप में क्या उसका एक राजनीतिक प्रभुत्व हो पाएगा। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो जाएगा कि यहाँ पे अगर देश आपका मजबूत है तो देश में विकास बहुत होगा। देश में विकास होगा मतलब हर तरीके का विकास होगा, सो आर्थिक विकास भी होगा, और आर्थिक विकास होगा तो पैसे बहुत होंगे, पैसे बहुत, वो देश बहुत अमीर हो जाएगा। तो इसलिए यही सोचते हुए जो इमैनुअल द्वितीय थे, वहाँ के राजा थे, उन्होंने क्या बोला कि अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इटली को क्या करूँ? एकीकरण कराऊँ। ठीक है,
सो अब यहाँ पे भी देखिए एक मंत्री निकल के आए हैं कावूर, वहाँ पे कौन थे, ओटो वन बिस्मार्क, यहाँ पे प्रमुख मंत्री हैं कावूर। इन्होंने नेतृत्व किया इस आंदोलन का कि ठीक है चलो हम इटली को यूनिफाइड करते हैं। तो ये ना तो क्रांतिकारी थे, ना ही ये जनतंत्र पे वगैरह विश्वास करते थे, बट थोड़ा सा इनको था कि हाँ इटली को यूनिफाइड करते थे। लेकिन इनका एक आप तरह से बोल सकते हो कि ये कूटनीति बहुत इनको आती थी, ठीक है, कूटनीतिक बहुत थे ये। कैसे थे इनको, जैसे कि ये थे तो इनको जैसे कि फ्रेंच भाषा की अगर हम बात करें तो इनको फ्रेंच भाषा बहुत अच्छी तरीके से बोलने आती थी, इसलिए ये फ्रांस से इनका अच्छा खासा कनेक्शन था, फ्रांस से ये कूटनीति अच्छे से कर लेते थे। तो फ्रांस उसी का सहारा लेते हुए, क्योंकि इनको फ्रेंच बोलनी बहुत अच्छी से आती थी, तो उसी का सहारा लेते हुए उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर बहुत ही चतुराई से उन्होंने जो उत्तरी इटली का पार्ट था, उत्तरी में कौन थे, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य था ना, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, तो उन्होंने फ्रांस का सहारा लेके किसको हरा दिया, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को हरा के जो उत्तरी इटली का हिस्सा था उन्होंने उसको वापस ले लिया। कब, 1859 में। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैसे एक एक हिस्सा यहाँ पे लेंगे हम लोग, समझेंगे। तो एक तो सिरेनिया पिडमोंट तो था ही, अब यहाँ पे इन्होंने उत्तरी इटली को ले लिया, किसकी हेल्प से, फ्रांस की हेल्प से 1859 में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य से ले लिया। तो इतना क्लियर हुआ 1859 में कैसे मिलता है हमको उत्तरी इटली। अब बात आती है दूसरा कौन नाम निकल के आ रहा है, जिसिप्पी गैरीबाल्डी, इनका नेतृत्व होता है। ये बोलते हैं चलो भाई अब दक्षिण में चलते हैं, तो इन्होंने दक्षिण में गए ये, और इन्होंने बहुत सारे जो स्वयं सेवक थे वो भी युद्ध में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि युद्ध तो करना ही पड़ेगा ना, बिना युद्ध के कोई राजा थोड़ी बोल देगा कि ठीक है आप ये हिस्सा ले जाओ। तो युद्ध करते हैं 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिलिसियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासनों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल हुए। तो 1860 पे जाके सफलता मिलती है यहाँ पे। 1859 में उत्तरी इटली को जीता, 1860 में दक्षिणी इटली को जीत लिया। यहाँ दक्षिणी इटली मतलब जो जहाँ पे बूर्बो साम्राज्य का शासन चल रहा था। तो यहाँ के जो कौन कौन इनको सपोर्ट करता है, इनको स्वयं से एक सपोर्ट करते हैं, और जो वहाँ के दक्षिणी इटली के जो भी किसान होते हैं, स्थानीय किसान, वो इनको मिलके सपोर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है जो कि मध्य का भाग था, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे पोप का अधिकार में था ना, मैंने बोला पोप जो थे क्रिश्चियन होते थे, तो ये कहाँ गए, इनके तो कोई लड़ाई लड़ी नहीं, यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया है। तो ये पोप जो होते हैं बेटा, ये पोप डर जाते हैं, ये डर के खुद ही भाग जाते हैं, क्योंकि उत्तरी इटली भी चला गया, दक्षिणी इटली भी चला गया, तो ये खुद बीच में बच के क्या सैंडविच थोड़ी बनेंगे, इनको बीच में सैंडविच बन जाएंगे ये, तो क्या मतलब है, तो ये खुद ही छोड़ के भाग जाते हैं कि ठीक है रिस्पेक्ट भी बनी रहे, हम खुद छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये खुद लोग इन्होंने अपनी पावर को डाइल्यूट कर दिया और ये चले गए। तो पूरी इटली क्या हो किसके अंदर आ गई, अब जो हमारे राजा थे उनके अंदर में आ जाती है। और 1861 में फाइनली जो इमैनुअल द्वितीय होते हैं उनको एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, सो फाइनली हमने इटली को भी एक कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे दी हुई है, ये दी हुई है कि बेटा जो इटली चलो बन के तो तैयार हो गई, लेकिन इस इटली में अभी भी बहुत सारी कमियाँ थी। कमियाँ क्या थी, लोग गरीब थे, लोग को एजुकेशन नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, तो निरक्षर थे लोग, तो निरक्षरता की दर बहुत ऊँची थी। तो उसको एक तरह से एक्सप्लेन किया गया कैसे कि वहाँ के जो लोग इतने निरक्षर थे कि बस अपनी ज़िंदगी बस जीते थे, उनको राष्ट्रवादी, उदारवादी ये सारी विचारधाराएँ उनको कुछ पता ही नहीं था कि ये होती क्या है। जैसे दक्षिण इटली में जब गैरीबाल्डी आए समर्थन के लिए, तो उन्होंने एक नारा लगाया, उन्होंने नारा लगाया ला टालिया। ठीक है, ला टालिया उन्होंने नारा लगाया, तो उन लोगों को, जो वहाँ के लोग थे, वो समझ नहीं पाए कि ला टालिया का मतलब क्या है। तो उनको क्या लगता था कि वो ला टालिया जो है वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, उनकी पत्नी है, और जो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है, उस ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का जो राजा है वो इनकी वाइफ को लेके चला गया है। ठीक है, और वो लेके चला गया और हमको उनसे जाके अब इनकी वाइफ को छुड़ाना है, इसलिए चलो भाई उनको मारते हैं। तो ये वहाँ के, सोचिए इतनी निरक्षरता की दर थी वहाँ पे, लोगों को इतना किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए उसको छोड़ते हैं। अब तो खैर सब निरक्षर नहीं रह गए, सब एजुकेटेड हो गए हैं। इतना ही करते हैं। इटली और जर्मनी को तो हमने यूनिफाइड कर दिया, एकीकरण कर दिया। अगली क्लास में हम लोग ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, एंड अगर वीडियो पसंद आई है बेटा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।